हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी एस आई पी मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं यहाँ पे गाले का एक जबरदस्त रिवीजन, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए सारे चैप्टर्स के देखे, सेक्शन बी पेपर नंबर 1 के भी देख लिए। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 2। मैं बता दूं कि जो सेक्शन बी है 1 और 2 सेंटेंस के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, और अगर स्कोर करना है तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक धमाकेदार तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट होते हैं, इसलिए क्या होता है ये फटाफट हो जाएंगे। अगर आता है तो पूरे एक के एक नंबर रोकड़ा ले जाओ, ऐसी है। तो इसको भी हमको क्या करना है, बहुत ही मजेदार तरीके से करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो देखिए YouTube के ऊपर जो मेरे को बच्चों के एक बड़े अच्छे ही रिव्यू मिलते जा रहे हैं, वेरी यूजफुल, थैंक यू सर, बहुत अच्छा से समझ आ रहा है। तो ये सब पढ़ के और ये सब पढ़ के मेरे को बहुत ही मजा आता है, खुशी मिलती है कि हाश चलो मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे कमेंट देखता हूं तो मेरे को और लगता है कि और इसको इजी वे के अंदर और ज्यादा डिटेल में और बढ़िया ढंग से मैं इसको और समझाऊं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट लिखते रहिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको भी और ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, जिससे क्या हो आप अपनी जो एग्जाम है उसमें धमाकेदार मार्क्स लेके आए। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पेपर नंबर 2 1 नंबर क्वेश्चन। ओके बेटा जी, तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। गिव द फुल नेम ऑफ सीडी। बेटा जी सीडी का मतलब क्या होता है, उसके एग्जांपल कौन कौन से है, ये कौन यूज करता है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। आप यहाँ पे पेंसिल कुछ लिखे बैठना और अपनी नोटबुक के अंदर शॉर्ट में लिख देना, क्योंकि 1 और 2 लाइंस के ही होते हैं, इसलिए आप चाहो तो उसको बाजू में ही लिख सकते हैं ताकि एग्जाम के दिन आपके क्या हो, ये हैंडी अवेलेबल हो। अपनी गाला के जो बुक है उसी में इसको लिख दीजिए। ओके, इसको कौन यूज करता है? सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पॉपुलेशन कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारी टोटल नेशनल इनकम कितनी है हर साल की, उसको भी हम पहले कहां पे सेव करते थे? कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर। फिर दूसरा होता कोई भी मिनिस्ट्री का जो डेटा है, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो उसमें सभी मिनिस्ट्री का डेटा किसके अंदर होता है? सीडी फॉर्मेट में। और फिर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब टोटल इंडस्ट्रीज कितनी है, कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया हुआ है, मतलब वहां पे कितना एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी डिटेल्स क्या होती है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के डेटा में होती है। तो ये सब डेटा पहले के टाइम पे कहां रखा जाता था? कॉम्पैक्ट डिस्क में रखा जाता था। ओके, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन। ओ हाँ जी, क्योंकि इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब बच्चे, और मोर्टालिटी मतलब उनकी मृत्यु दर। तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन कौन सी एज के? अंडर द 1 ईयर ऑफ एज, कितने में से? 100 में से नहीं, आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ, मतलब जो लाइव बर्थ हुई है पिछले 1 साल के अंदर अंदर, उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई है 1 ईयर के अंदर, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बेटा जी 2 कंट्री है, ए कंट्री बी कंट्री। ए कंट्री के अंदर नंबर ऑफ डेथ होती है 100, बी कंट्री के अंदर नंबर ऑफ डेथ होती है ओनली 10। इसका मतलब क्या है, यहां पे 1000 में से 100 बच्चों की डेथ हो रही है, यहां पे 1000 में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो रही है। कौन सी कंट्री ज्यादा बेहतर है? तो ज्यादा अच्छी है बी। कौन सी कंट्री खराब है, मतलब उसके हेल्थ न्यूट्रिशन अच्छे नहीं है, वो है कंट्री ए। तो बेटा जी ये अब मैंने आपको आंसर बता दिया, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, न्यूट्रिशन स्टेटस को, कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है। अगर आप इस कंट्री के अंदर हैं, मतलब आपका हेल्थ सिस्टम खराब है, आपका वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं है, लेकिन आप इस कंट्री में रह रहे हो, इसका मतलब वहां का न्यूट्रिशन, वहां का हेल्थ सिस्टम अच्छा है। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? भैया बेटा जी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होता है हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी लाती है।
हाँ, इसके कैसे लाती है, तो इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होता है, जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है एज अ होल लेवल पे, यहाँ पे हम रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो सब देखते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, ये स्पेसिफिक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर ही ये टूल्स अप्लाई किया जाता है। तो यहां पे क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है, पहला इसको यूज कौन करेगी, एपेक्स बैंक हमारी कौन है, आरबीआई। आरबीआई यूज करेगी। इसके अंदर कैसे यूज करती है, टू सर्टेन सिलेक्टिव मेजर, यहां पे सिलेक्टिव मेजर्स के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। टू डायरेक्ट क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन सेक्टर, मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्शन को डेवलप करना हो, जैसे एग्रीकल्चर को डेवलप करना हो तो एग्रीकल्चर इसको कम रेट में लोन दे देगी। और अगर सपोज की मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो बिजनेस को लोन ज्यादा रेट पे देगी। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम और बिजनेस को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा। इससे क्या हो कि हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और जो एग्रीकल्चर है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम पे मिलता रहे, दोनों को फायदा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग सेक्टर को ध्यान में रख के जो आरबीआई है अपनी पॉलिसी लाती है। rather than controlling overall volume of credit, यहां पे ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को ओवरऑल इंडिया पे सेम पॉलिसी नहीं लाती। सेम पॉलिसी कौन सी लाती है, क्वांटिटेटिव, लेकिन स्पेसिफिक मेजर्स करना हो तो, सेक्टर्स को टारगेट करना हो तो क्वालिटेटिव। ओके, ठीक। गिव द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। बेटा जी, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। कमर्शियल बैंक का मतलब ऐसी बैंक होती है जिसका मेन पर्पस क्या होता है, जो ट्रांजैक्ट करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का बिजनेस करेगी, हाँ जी, लोगों से पैसा लेती है, किसके लिए, ताकि दूसरों को पैसे दे सके, और जो लोगों से पैसे ले रही है ना उनको रीपेबल ऑन डिमांड कर पाएगी, और अदरवाइज विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोगों से पैसे लो और दूसरे लोगों को पैसा दो, लेकिन जिससे पैसा लिया हुआ है उसको पैसा लौटाना तो पड़ेगा ही। ओके, तो जैसे ही वो मांगेगा वैसे हम उसको पैसा लौटा देंगे। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहां पे से एक से पैसे लो, दूसरे को पैसे दो, इतनी झंझट मारी क्यों करें, बिकॉज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, जबकि सेंट्रल बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक कोई प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करती सर जी। सेंट्रल बैंक का मोटिव क्या होता है, ये एक एपेक्स बैंक होती है जो फंक्शन करती है टू एड, रेगुलेट, प्रमोट, वापस से एड, रेगुलेट, प्रमोट, किस चीज को, द एंटायर मनी मार्केट एंड बैंकिंग सेक्टर, पूरे मनी मार्केट और बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करने के लिए सेंट्रल बैंक बनाई जाती है। एंड टू मेंटेन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरऑल फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक गुड ऑफ द नेशन, मतलब पूरे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना, वो सब क्या रखता है, वो रखता है एक कमर्शियल बैंक। ओके, सॉरी, सेंट्रल बैंक। तो यहां पे हमने सेंट्रल बैंक का मतलब क्या देखा, सेंट्रल बैंक का मतलब देखा है कि सेंट्रल बैंक ऐसी बैंक होती है जो एड करी है, रेगुलेट करी, प्रमोट करी, किसको, एंटायर मनी मार्केट को। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, किसका, एंटायर इकोनॉमिक कंट्री का। ठीक है ना, ओके जी। नेक्स्ट, Which method are used to measure the relative poverty? बेटा जी, relative poverty किसको बोलते हैं, relative poverty मतलब क्या हुआ, poverty सर सुना था, relative poverty क्या है, मगर यहाँ पे हमको relative poverty की definition नहीं पूछी, बाकी मैं आपको relative poverty का मतलब बता देता हूँ। relative poverty का मतलब होता है, सपोज कि तीन दोस्त खरीद रहे हैं, तीन दोस्त हैं, एक के पास 1000 रुपए है, दूसरे के पास सपोज 100 रुपए, दूसरे के पास 400 रुपए और तीसरे के पास 1000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या बोलेगा, यार तेरे पास तो 400 है और तेरे पास 1000 है, मेरे पास तो तुम दोनों से ही कम है, मेरे पास तो सिर्फ 100 ही रुपए हैं। बी क्या बोलेगा, यार छोड़ना यार 100 रुपए, मेरे पास तो 400 है, वो सी के पास तो 1000 रुपए। मतलब ये जो ए है ना वो बी और सी से दोनों से ज्यादा पुअर है, लेकिन जो बी है वो कंपैरेटिवली किससे ज्यादा पुअर है, ओनली सी से पुअर। सपोज हमें यहाँ पे डी डाल दो, डी के पास 5000 हो तो डी अब किससे पुअर है, सी अब कंपेयर टू डी पुअर है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर देखें कि ए किस किस से पुअर है तो ए पुअर है बी, सी,
डी से। बी किससे पुअर है? बी पुअर है सी डी से। सी किससे पुअर है? सी पुअर है बी से। इसी को बोला जाता है रिलेटिव पुअरिटी। ये जो कंसेप्ट है, यहां पे क्वेश्चन हमारा बेटा जी सुनना, यहां पे कॉन्सेप्ट लिखा विच मेथड आर यूज्ड टू मेजर रिलेटिव पुअरिटी। पुअरिटी को मेजर करने के लिए, रिलेटिव पुअरिटी को मेजर करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है? तो रिलेटिव पुअरिटी इज मेजर प्राइमरी कौन सी मेथड? टू मेथड। कौन कौन सी है? लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। ओके जी, ओके। तो कौन सी मेथड देखी हमने? लॉरेंस कर्व देखा, और दूसरी कौन सी है? गिनी कोएफिशिएंट मेथड। ओके, नेक्स्ट, give name of the method to collect the land revenue ऑफ ब्रिटिश रूल। बेटा जी ब्रिटिश रूल आप में से बहुत सारे लोगों ने लगान मूवी देखी होगी आमिर खान की, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बारिश बरसों रे, मेघा बरसों रे। तो आमिर खान जो होता है वहां पे एग्रीकल्चर होता है और उनके गांव के अंदर बारिश नहीं होती, और ब्रिटिशर्स बोलते नहीं तुम्हारे बारिश हो नहीं हो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो लगान चाहिए। और फिर उनके बीच में क्या होता है? एक क्रिकेट मैच होता है और बड़े ही जबरदस्त तरीके से हम जीतते हैं। तो बेटा जी वो जो कलेक्शन जो लगान है ना, उसी को बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। उसके अंदर उसके कौन कौन से अलग नेम है? तो यहाँ पे उसके अलग अलग नेम कौन से हैं? तो उसके अलग अलग नेम है जमींदारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमींदारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम एंड महालवारी, ठीक है, रोतवारी, महालवारी एंड जमींदारी सिस्टम। ओके, हमारा 26 रह गया शायद, हाँ जी। व्हेन एंड विच ऑब्जेक्टिव हैज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बीन स्टार्टेड? तो ये जो ग्रामीण, ये जो थी DUGKY, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो कब आई थी, व्हेन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बेटा जी ये जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कृषि विकास योजना है वो कब आई थी? वो आई थी 25 सितंबर 2014 को। कब आई थी? 25 सितंबर 2014 का। इसका ऑब्जेक्टिव था क्या करना? देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण कौशल लोगों को कौशल पहुंचाना। कौशल मतलब उनको रोजगार देना है, तो यूथ को रोजगार देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, और वो उनकी एज ग्रुप क्या होगी? 18 से लेके 35 ईयर की, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTR? एंड ये किसने, कौन हिस्टोरियन इन्वेंशन इज इट? तो बेटा जी WTR का फॉर्मूला क्या होता है? WTR का फॉर्मूला होता है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। क्या? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। और इट इज एग्नस मेडिसन इन्वेंशन। तो किसका इन्वेंशन था? एग्नस मेडिसन। ओके, नेक्स्ट, क्विडको एज वेल एज GSPC कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? बेटा जी ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वाला हमारा चैप्टर है, उसके अंदर है। तो उसमें से क्रिप्को एंड GSPC कौन से इंडस्ट्री के अंदर आते हैं? तो अगर मैं क्रिप्को की बात करूं तो ये आती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कौन सी सेक्टर? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। जबकि GSPC की बात करें तो ये आती है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो GSPC इज एन एग्जांपल ऑफ joint sector industry and CRIPCO is an example of cooperative sector industry. Okay, next, what is the agroforest and crop protection? बेटा जी agroforest का मतलब क्या होता है? agroforest का मतलब होता है जहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन, कंबाइन द ग्रोइंग ऑफ वुडी मतलब कि जहां पर हम ट्रीज वगैरह और विथ क्रॉप्स वगैरह भी हम उगा रहे हैं, एंड उसके साथ क्या करें? विथ क्रॉप और लाइफ स्टॉक ऑन द सेम लैंड। मतलब हम वुडी वगैरह यहाँ पे जो ट्रीज वगैरह का भी प्रोडक्शन करें, और उसके साथ लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल फार्मिंग। तो एनिमल प्लस लाइफ स्टॉक दोनों का जब आप दोनों की देखभाल करते हो, दोनों का प्रोडक्शन करते हो, तो वो आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। लेकिन अगर क्रॉप प्रोटेक्शन की बात की जाए तो क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब क्रॉप को बचाना। क्रॉप को कैसे बचाओगे? तो आप क्या यूज करोगे? यूज टू सेफगार्ड। जैसे आप यूज क्या करोगे? आप यूज करोगे पेस्ट, डिसीज एंड वीड्स। देखो
इट रिफर टू द मेथड ऑफ अ नेचर और या तो ऑर्गेनिक, तो दोनों होती है, नेचुरल भी होती है ऑर्गेनिक भी होती है। बेसिक पर्पस क्या है हमारा, प्रोटेक्शन मतलब सेफ गार्ड करना, किसको, द कल्टिवेटेड प्लांट, जो प्लांट हमने उगाए हैं, फ्रॉम द पेस्ट डिसीज एंड वीड्स, फ्रॉम द पेस्ट, पेस्ट मतलब ये जो जो जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो डिसीज एंड वीड्स, उनसे क्या करना, उनसे प्रोटेक्ट करना। इसलिए तो क्रॉप प्रोटेक्शन रखा। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब हमने पेड़ हमने क्या किया, कल्टीवेट किए हैं, कल्टीवेट प्लांट किए, उसको हमको क्या करना, सेव करना। और सेव कैसे करेंगे, क्योंकि उनको किससे करेंगे, पेस्ट एंड डिसीज एंड वीड्स से करेंगे। ओके ओके जी। तो बेटा जी यहाँ पे हुआ हमारा सेक्शन नंबर बी कंप्लीट। कौन सा, पेपर नंबर 2 का। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर से लिखना। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि अगर अच्छा लगे तो जरूर से लिखे, तो हमको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, हमको भी मजा आता है कि चलो किसी की लाइफ में हम बड़ा सा सुधार करें। तो 1 मिनट लगेगा, जरूर से टाइम निकालो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जरूर से शेयर करो वीडियो, ताकि क्या हो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय बेटा।